नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं बात करने जा रहा हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक के बारे में, जिसका मैंने इंटरव्यू दिया है 2021 में और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन में भी अपीयर हुआ हूँ। तो हम देखेंगे इस सेशन में कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मुझसे पूछे गए थे इंटरव्यू के दौरान, और साथ ही साथ आपका ग्रुप डिस्कशन में कौन सा टॉपिक था जो कि मुझे दिया गया था या हमारे ग्रुप को दिया गया था जिस टाइम हम अपीयर हुए थे केनरा बैंक के इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। अगर दोस्तों मैं बात करूं सबसे पहले कि हमारा इंटरव्यू कहाँ हुआ था केनरा बैंक का, क्योंकि सबसे पहले उसी का हुआ था। तो केनरा बैंक का जो जीडी और इंटरव्यू लोकेशन थी वो थी गुरुग्राम। यहाँ पे आपका जीडी और इंटरव्यू हुआ था हम सभी कैंडिडेट्स का। बात करते हैं कि कितने पैनल थे वहाँ पे, तो केवल और केवल एक पैनल था। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा इंटरव्यू और जीडी हुआ था ये किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हुआ था। तो ये हुआ था आपका फाइनेंस मैनेजर के लिए, यानी कि स्केल 2 जो आपकी होती है उस पोजीशन के लिए था ये, जिसका मैंने रिटर्न क्वालिफाई करा था। टोटल 21 वैकेंसीज थी इसमें, और उसके अगेंस्ट में टोटल 105 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे। तो अब हम बात करते हैं इसमें कि क्या क्या था, किस तरीके से चीज़ें पूछी गई थी या करी गई थी कंडक्ट। तो अगर बात करें सबसे पहली बात की कि जो जीडी का टॉपिक था, तो जीडी का टॉपिक क्या दिया गया था हमारे पूरे ग्रुप को। तो टोटल हमारे ग्रुप में 20 कैंडिडेट्स थे जिनको एक बार में बुलाया गया था, और 5 पैनल मेंबर थे। तो जीडी और इंटरव्यू के लिए जो पैनल था वो सेम था। और अगर बात करें हमारे ग्रुप को टॉपिक दिया गया था आर रिटेल एसेट्स बेटर देन कॉर्पोरेट डेब्ट्स। इसमें सबसे पहले जितने भी हमारे पैनल मेंबर थे उन्होंने हम सबसे ये कहा कि हर एक कैंडिडेट्स को जो लाइन वाइज बैठे हुए हैं, और वो भी आपका सर्कुलर सिटिंग में, तो हर एक कैंडिडेट को 2 मिनट्स ईच दिए गए थे बोलने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में, फॉर में या अगेंस्ट में, कि आप फॉर में बोलेंगे या अगेंस्ट में बोलेंगे। और जब जैसे ही लास्ट कैंडिडेट जो खत्म करेगा उसके खत्म करने के बाद वो जो डिस्कशन है वो ओपन हो जाएगा फॉर 15 मिनट्स फॉर एवरीवन, कि आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना लास्ट में जो है कंक्लूजन देगा कोई भी एक। तो इस तरीके से हमारा डिस्कशन हुआ था। हर एक ने इंडिविजुअली अपने 2-2 मिनट लिए, अपने जो भी उनके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें थी उन्होंने उसको सामने रखा। उसके बाद जैसे ही लास्ट कैंडिडेट ने अपना खत्म करा उसके बाद वो ओपन डिस्कशन हो गया। उसके बाद हर एक इंडिविजुअल ने अपने अपने जो भी फेवर में या अगेंस्ट में जो भी बोलना चाहते थे वो बोले, और लास्ट में कंक्लूजन दिया गया। सेम उसी के बाद हम लोगों का इंटरव्यू शुरू हुआ। एक एक कैंडिडेट को बुलाया गया। तो जब मुझे बुलाया गया तो उस टाइम पे जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, क्योंकि ये फाइनेंस मैनेजर के लिए था इंटरव्यू, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे साथ ये था कि आर यू करेंटली वर्किंग विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, क्योंकि उन्होंने देख लिया था जो उनके पास पूरे डिटेल्स जाती हैं कि मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम करा हुआ है और भी दूसरे बैंक हैं जहाँ पे मैंने काम करा हुआ है। तो उन्होंने ये चीज़ शुरुआत करी। उसका मैंने उसी हिसाब से आंसर दिया, क्योंकि इस टाइम पे मैं करंटली कहीं पे भी वर्किंग नहीं हूँ, मैं फ्रीलैंसिंग में काम कर रहा हूँ। तो मैंने बता दिया उन्हें कि सर करंटली आई एम नॉट वर्किंग। सेकंड क्वेश्चन उनका ये था कि आपने बैंकिंग जॉब क्यों छोड़ी, आप बैंक में कार्य कर रहे थे तो आपने क्यों छोड़ा। उसका भी मैंने उनको रीज़न दिया कि क्या फैमिली इश्यूज थे मेरे जिस वजह से मेरे को उस टाइम पे जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने तीसरा क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, यानी कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको उसी हिसाब से बताया कि इस टाइम पे मैं फ्रीलैंसिंग में काम कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा कि फ्रीलैंसिंग में किस तरीके का काम करते हैं आप, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मैंने अकॉर्डिंगली उसका आंसर दिया। तो ये जितने भी क्वेश्चन है इसका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है आंसर, कि वो किस तरीके से आंसर देता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि मेरी जो लास्ट प्रोफाइल थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में वो थी बीडी प्रायोरिटी क्लाइंट्स, यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्रायोरिटी क्लाइंट्स। उसके बारे में उन्होंने पूछा कि इसका क्या कार्य होता था, तो मैंने इसके बारे में उन्हें पूरा डिस्क्राइब करा ब्रीफली कि क्या काम करना होता था मुझे। उसके बाद उन्होंने और भी कार्य पूछे जो कि मैंने अपने पास में प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में करे हुए हैं, तो मैंने उसके बारे में उन्हें बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप जो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आए हैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए फाइनेंस मैनेजर के लिए, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो मैंने उन्हें जो भी मुझे उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के बारे में चीज़ें पता थी कि फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल होता है किसी भी पर्टिकुलर बैंक में, उसके बारे में बताया कि जो कि आपका लोन प्रोसेसिंग का काम होता है, जो बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं, बड़े बड़े लोन्स करे जाते हैं, उसके बारे में मैंने बताया कि मुझे इसके बारे में पता है और क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं। उसके बाद जो चेयरमैन थे पैनल के, क्योंकि सबसे पहली बात मैं आपको ये जो बताना चाहूँगा इसके अंदर कि जो पैनल था, पैनल के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे केनरा बैंक के सीएफओ, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उन्होंने इंटरव्यू लिया है सभी कैंडिडेट्स का जो भी फाइनेंस मैनेजर के लिए अपीयर हुए थे, और वो है श्री एस के मजूमदार सर, जो कि पैनल में मौजूद थे। और उन्होंने ही पैनल का जो चेयरमैन थे, और उनके अलावा 4 लोग और थे पैनल में, टोटल 5 लोग थे पैनल के अंदर।
तो उन्होंने ये पूछा सबसे पहले क्वेश्चन कि आपका जो लोन है वो एनपीए कब होता है। तो मैंने उसके बारे में उन्हें बताया कि एनपीए जो होता है पर्टिकुलरली कोई भी लोन, वो आपका कब होता है, 90 डेज का टाइम पीरियड बीत जाने के बाद वो आपका एनपीए हो जाता है, अगर उसमें किसी भी तरीके की आपकी कोई किस्त नहीं आ रही है कस्टमर के द्वारा, जिस या बोरोवर के द्वारा जिसके द्वारा आपका लोन जो है फैसिलिटी अवेल करी गई है। अब अगर बात करूं, उसके बाद ही अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अगर सपोज करिए बैंक को 90 दिन तक इंटरेस्ट नहीं मिलता है जो आपका लोन दिया गया है बैंक के द्वारा, तो क्या हम उसे एनपीए डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने इसका उसी हिसाब से आंसर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, क्योंकि आपकी जो एनपीए है, अगर जितने भी आप लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं बैंक की, आप सभी को पता है कि एनपीए एक पर्टिकुलर फेवरेट टॉपिक है या हॉट टॉपिक है इस टाइम पे बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो उन्होंने एनपीए में भी क्लासिफिकेशन होती है, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस्ट एसेट। तो इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा कि सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, मैंने उसके बारे में उन्हें बताया। उसके बाद उन्होंने डिफरेंस पूछा कि सब स्टैंडर्ड एसेट और डाउटफुल एसेट इसमें क्या अंतर होता है। तो मैंने उनको उसका डिफरेंस बताया कि क्या डिफरेंस होता है डाउटफुल एसेट में और सब स्टैंडर्ड एसेट में। सब स्टैंडर्ड एसेट कब हम कंसिडर करते हैं और डाउटफुल एसेट हम कब कंसिडर करते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो चेयरमैन सर के द्वारा पूछा गया वो था कि लॉस्ट एसेट क्या होता है। तो लॉस्ट एसेट के बारे में मैंने उन्हें बताया कि लॉस्ट एसेट क्या होता है। उसके बाद जो मेरे पैनल में सबसे लेफ्ट में मेरे जो बैठे हुए थे सर, उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि व्हेन ए वर्किंग कैपिटल बिकम्स एनपीए, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल होता है, जो पर्टिकुलरली आपका अगर बात करूं मैं एमएसएमईज जो होती हैं उनको दिया जाता है लोन, कि वो कब एनपीए डिक्लेयर होता है। तो उसका मैंने, क्योंकि एक्चुअली में मेरे को इतना पता था कि वो 90 डेज के बाद नहीं होता, उसके अलावा कोई और पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, लेकिन मेरे को उस टाइम पे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा था कि किस टाइम पे होता है, इधर इट इज़ 180 डेज और 270 डेज। तो इसलिए मैंने उसका आंसर यही करा कि सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। तो ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था जो कि मुझसे पूछा गया था। उसके बाद उन्होंने बोला ओके, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू नीलेश एंड लेट्स होप दैट यू विल वी विल सी यू इन द ऑर्गेनाइजेशन। इतना कह के मेरा ये आपका केनरा बैंक का इंटरव्यू खत्म हो गया था यहाँ पर। अब हम बात करते हैं और देखते हैं कि अगला कौन सा एग्जाम है, यानी कि जो मैंने दिया था और उसके बाद रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद उसका मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो अगला जो एग्जाम था वो था मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, और इसकी जो मेरी लोकेशन थी इंटरव्यू की वो थी मुंबई आपकी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे केवल और केवल एक पैनल था जिसने कि इंटरव्यू कंडक्ट करा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। यहाँ जो आपका था पर्टिकुलरली, इसमें किसी भी तरीके का कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं था। ये अभी हाल फिलहाल में दिसंबर में ही हुआ है मेरा इंटरव्यू। यहाँ पे ये जो था, क्योंकि ये पर्टिकुलर था रिस्क मैनेजर के लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका, ये रिस्क मैनेजर पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए था जो कि मैंने क्वालिफाई करा था और इसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मेरे से पूछे गए पैनल के द्वारा, अब हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आपको दिख ही रहे हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पूछी गई मेरे से उसके बारे में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। तो मैंने अपने बारे में बताया। और हमेशा ये बात याद रखिए कि अगर आप स्केल 2 या उससे अबव की पोजीशंस के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो अपना आपको, अगर आपसे बोला जाता है कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो आपको हमेशा अपना जो इंट्रोडक्शन है वो 30 टू 40 सेकंड्स के बीच में रखना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और आपको अपने परिवार और उसके बारे में ना बता के अपने बारे में बताना है, क्योंकि अब आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो गए हैं, एक एक्सपीरियंस बैंकर हो गए हैं, तभी आप स्केल 2 या उससे ऊपर के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको जब भी इंट्रोडक्शन में पूछा जाए, तो आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आपने किन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करा है, आपकी क्या अचीवमेंट रही है उस दौरान में, उसके बारे में बताना है, इससे ज़्यादा नहीं बताना है। तो मैंने भी उसी हिसाब से बताया। उसके बाद क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि मैंने पर्सनल लोन पे भी काम करा हुआ है, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि आप किस तरीके से रिस्क असेसमेंट करते हैं पर्सनल लोन के बारे में। तो मैंने उसी हिसाब से आंसर दिया। उसके बाद उन्होंने प्रोसीजर पूरा पूछा कि किस तरीके से प्रोसीजर काम करता है पर्सनल लोन में, कि कस्टमर के आने से लेके और कस्टमर के पास डिसबर्सल होने तक पर्सनल लोन का जो भी होता है, उस दौरान क्या क्या काम होता है उसके बारे में उन्होंने पूछा, वो मैंने बता दिया। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि जो सिबिल होता है, सिबिल स्कोर पर्सनल लोन के लिए, वो कितना माना जाता है कि अच्छा होता है। तो वो मैंने बताया कि 750 प्लस जो होता है जनरली, वो एक ठीक ठाक और सेफ स्कोर माना जाता है अगर आपको पर्सनल लोन के लिए जाना है, और अगर मोर देन 800 है तो वो वेल एंड गुड होता है। बात करते हैं, फिर उन्होंने पूछा, क्योंकि मैंने एचडीएफसी के बारे में बताया था, उन्होंने देख लिया था कि एचडीएफसी बैंक में मैंने काम करा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि प्री पेमेंट और पार्ट पेमेंट जो होती है उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी एचडीएफसी बैंक में। तो मैंने जो एचडीएफसी बैंक की कंडीशंस थी प्री पेमेंट एंड पार्ट पेमेंट की पर्सनल लोन में, उसके बारे में बता दिया। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आप यूजुअली कितना डिस्बर्स करते थे मंथली, अमाउंट जो है पर्टिकुलर फिगर पर्सनल लोन की आप कितनी मंथ के अंदर डिस्बर्स करते थे। तो मैंने उन्हें बताया कि ऑन एन एवरेज इन जनरल
जो 50 to 60 lakhs है, इतना अमाउंट डिस्पर्स करा जाता था पर्टिकुलरली मेरे द्वारा, जब मैं पर्सनल लोन में काम कर रहा था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा, बेसल 3 गाइडलाइंस जो कि है, उसमें 2013 में कौन कौन से रेशियोज थे जो कि आपके इंट्रोड्यूस करे गए थे। तो उसके बारे में मैंने बताया कि कौन कौन से आपके रेशियोज थे जो कि बेसल 3 गाइडलाइंस में इशू करे गए थे। तो इसकी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है कि कौन से वो गाइडलाइंस है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा अगर आप रिस्क मैनेजर की प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, या किसी भी पर्टिकुलर रिस्क मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, या किसी भी और पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन इन पर्टिकुलर प्रोफाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि जो आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि आपके एसेट या लाइबिलिटीज में नहीं आते। तो वो एक तरीके से आपके, आप बोल सकते हो, जो बैंक गारंटीज होती हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, ये आपके एसेट या लाइबिलिटीज में नहीं जाते, ये आपकी कंटेंजेंट लाइबिलिटीज होती हैं, यानी कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं। उसके बारे में आप बता सकते हैं, वही चीज़ मैंने उन्हें बताई। लास्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से करा, उन्होंने बोला कि आपने पर्सनल लोन डिपार्टमेंट में काम करा है जहाँ का जो टिकट साइज होता है, मतलब जो लोन के टिकट साइज होते हैं वो कंपैरेटिवली कम अमाउंट के होते हैं अगर देखा जाए दूसरे लोन्स के मुकाबले। और वहाँ पे किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि कोई सेकेंडरी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, या कोई भी आपकी चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती है। जैसे अगर आप कोई भी दूसरी चीज़ लें या बड़े लोनों के लिए लें, तो आपकी सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, कि आपने अपने कोई अपने जमीन जायदाद या कोई भी चीज़ गिरवी रखी है, उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिलता है। तो यहाँ पे किसी तरीके की पर्सनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं होती है पर्सनल लोन में। तो उसी के उन्होंने ऊपर बात करी कि आपका इसके ऊपर क्या टेक है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में। तो मैंने उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डिंगली उसका आंसर दिया। और यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था जो कि मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू के दौरान। तो दोस्तों, ये थे मेरे 2 इंटरव्यू, और एक पर्टिकुलर जो जीडी है जिसके लिए मैं अपियर हुआ था पिछले 2021 में आपका, जो कि था केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और दो अलग अलग प्रोफाइल थी, एक था आपका फाइनेंस मैनेजर के लिए और दूसरा था आपका रिस्क मैनेजर के लिए। तो अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज हो, तो वो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके आंसर जरूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।